ठीक है। सब लोग जो है ध्यान रखना है आप लोगों को। हम लोग क्या क्या बात किए थे इस बात को समझिएगा। हम लोग सबसे पहले जो है ना कल क्लास में कल नहीं मतलब पिछले क्लास में ये बात किए थे कि 1916 का लखनऊ पैक्ट है ना, याद है सब लोगों को? क्या बात किए? लखनऊ पैक्ट। ठीक। दूसरा बात हम लोग जो है बात किए थे 1916-17 में जो एक ना आंदोलन चला था जिसको हम लोग कहते हैं होम रूल आंदोलन। ठीक है, ये चीज को जो है ध्यान में रखना है। 1916-17, ठीक है, ये आंदोलन आपका चला। फिर हम लोग देखे कि 1915 में गांधी जी का आगमन हुआ है और गांधी जी के आगमन के चीजों को समझने का हम लोग प्रयास किया। ठीक है, और इससे संबंधित जुड़े हुए जो है तथ्य ध्यान रखना है। गांधी जी के आगमन के साथ हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे चंपारण सत्याग्रह का। ज्यादा जो है सवाल यहाँ से पूछता नहीं, जितना सवाल पूछता है उसके ऊपर चर्चा किए थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे अहमदाबाद, ठीक है, आंदोलन का। हम बोले थे यहाँ पे भूख हड़ताल जो है पहली बार किए थे, और उसके बाद ये खेड़ा आंदोलन। ठीक ना, ये सभी लोग जो है ध्यान रखिएगा आप लोग कि ये जो है ना 1917 की घटना है, ये 1918 की घटना है, ये भी 1918 की घटना है। सीक्वेंस में आपसे ना सवाल पूछता है, आप याद रखेंगे ये सारी चीजें। ठीक, हम लोग यहां तक बात कर लिए थे। फिर हम लोग एक कानून की चर्चा किए थे, शायद रॉलेट एक्ट का चर्चा किए थे हम लोग, कोई बताएंगे? यस सर। ठीक है, हम लोग जो है ना रॉलेट एक्ट की और रॉलेट सत्याग्रह का भी चर्चा कर लिए, यानी 1919 ईस्वी में रॉलेट सत्याग्रह, है ना। ये सब लोग जो है ध्यान रखिएगा, रॉलेट सत्याग्रह। और इसी रॉलेट सत्याग्रह की जो है दौरान एक घटना घटित हुआ जिसको हम लोग कहते हैं जालियां वाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जालियां वाला बाग हत्याकांड। सब लोग जो है ये बात ना समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इस घटना का भी चर्चा हम किए थे, तो शायद अगर ये चर्चा किए होंगे तो हम आपको बताए होंगे कि भाई कैसे हंटर कमेटी जो है इसके लिए गठित की गई, या फिर कैसे फिर ना मालवीय कमेटी गठित की गई, या फिर हम ये भी चर्चा किए होंगे हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कार्यों को सही ठहराया गया, या फिर हम ये भी चर्चा किए होंगे कि मॉर्निंग पोस्ट नामक एक जो है अखबार था ब्रिटेन में, और वो 30,000 पाउंड इकट्ठा करता है और वो जो है जनरल डायर को सौंप देता है। तो ये ध्यान रखना है, हम लोग इन सारी चीजों की चर्चा जो है किए हुए थे। ठीक है, अब हम लोग जो है थोड़ा आगे बढ़ेंगे। कोई दिक्कत किसी को यहां तक में? अगर यहां तक में किसी को भी कोई दिक्कत है तो आप लोग जो है ना बता सकते हैं। नहीं नहीं, सर। चलिए, अगर नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि अब हम लोग आगे बढ़ करके एक जो है टॉपिक को देखने जा रहे हैं। क्या टॉपिक है भाई? तो याद रखना है सब लोगों को, वो है टॉपिक खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन। ठीक है, सभी लोग जो है ये बात को ध्यान में रखेंगे। खिलाफत आंदोलन जो है ना बाबू, ये ध्यान रखना है आपको, ये 1919-20 में जो है ये चल रहा है। याद रखेंगे सभी लोग। अब यहां पर कहानी समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नोट्स आपके पास है। और हाँ, एक और चीज आप लोगों को बता दें क्लास को आगे बढ़ाने से पहले कि एंशिएंट का अपडेटेड नोट जो है ना, नोट्स जो है अब अवेलेबल है। उसमें जो है मैक्सिमम चीजों को डाल दिया गया है। इक्का दुक्का चीज जो है वो बहुत माइनर चीजें जो है ना छूटी होंगी, वैसे मैक्सिमम चीजें जो है ना उसमें डाल दी गई हैं। तो आप ऐसा कर सकते हो, जिसको भी हो इच्छा वो आराम से ऑफिस से कलेक्ट कर ले सकते हो उसको। जो लोग जो है ना कलेक्ट करने की स्थिति में नहीं होंगे उसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या करना है नहीं करना है। अभी मेरा मोबाइल थोड़ा बिगड़ा हुआ है, बाकी लोगों का समस्या का समाधान हम इसके बाद करेंगे। जो लोग ना रीच में नहीं है, जो नजदीक में नहीं है, उन लोगों के लिए ये जो है चीज हम सुधार देंगे। ठीक है,
जो लोग रीच में हैं, जो नजदीक में हैं, या जिसके जो है ना कुछ रहने वाले लोग इधर उधर के हैं, वो लोग ना वो एंशिएंट का अपडेटेड नोट्स जो है ना ले लेंगे, और इस तरीके से क्या है, चीजों को हम लोग आगे बढ़ा देंगे। तो अभी हम लोग जो है ना मॉडर्न की तरफ है, मॉडर्न के ऊपर बात कर रहे हैं हम लोग। ये बाकी नोट्स जो है ना आप एंशिएंट का ले लोगे, क्योंकि अगला जो है हम ना एंशिएंट स्टार्ट करेंगे, और जब हम एंशिएंट स्टार्ट करेंगे तो आपके पास वो चीजें होनी चाहिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में आनंद हो और हम जो है चीजों को आगे बताते हुए आगे बढ़ जाएं। जो चीजें नहीं लिखी हुई रहेंगी वो हम आपको जो है लिखवा देंगे, ठीक है। तो सब लोग जो है ना वो नोट्स ले लीजिएगा। ध्यान रखिएगा, पुराना वाला जो एंशिएंट का नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराए हैं, वो वाला नोट्स जो है उसमें शायद 55-56 पेज में है चीजें, या लगभग 60 पेज के लगभग का है। ये वाला जो है ना 120 पेज का नोट्स है, ये ध्यान रखना है आपको। तो बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर अलग तरीके से और नई जो है दिखाई देंगी, तो आप उसको ले सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना है, हम लोग बात करने जा रहे हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। खिलाफत आंदोलन क्या है बाबू, थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं पहले। बैकग्राउंड ये है कि भाई 1914 से लेकर के 1918 के बीच में ना एक लड़ाई लड़ा जा रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रथम विश्व युद्ध। सब लोगों को याद होगा, इतिहास के बच्चे हैं आप लोग थोड़ा बहुत। अगर हम विश्व युद्ध की बात कर रहे हैं पहले वाले की, तो यहां याद रखना है आपको कि इसमें दो गुट था। पहला जो गुट है उसको हम लोग कहते थे मित्र राष्ट्र। ये ध्यान रखना है, मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश शामिल है भाई, तो ब्रिटेन है, फ्रांस है, यूएसए है, या फिर इसमें यूएसएसआर यानी रसिया आप कह सकते हैं, यूएसएसआर नहीं कहो आप, रसिया कह लो, ठीक है। यहां पर ध्यान रखना है जापान है, और इसी में कुछ समय बाद इटली वगैरह भी आ जाएगा। तो ये लोग मित्र राष्ट्र की तरफ से हैं। दूसरी तरफ हम लोग जो है देखते हैं, तो एक आपको दिखाई देगा केंद्रीय शक्ति, ठीक है। एक गुट आपका ये है, और इस गुट में कौन है भाई, तो आप देखोगे कि जर्मनी है। इस गुट में कौन है, तो ऑस्ट्रिया है। इस गुट में कौन है, तो हंगरी है, ठीक है। इस गुट में कौन है, तो बुल्गारिया है। इस गुट में कौन है, तो तुर्की है। मेन रूप से ये संख्या है आपका। अब यहां पर समझना कि प्रथम विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में मित्र राष्ट्र लोगों का जो है ना स्थिति थोड़ा सही नहीं रहता है। इनको लगता है कि हम हार जाएंगे, या हम जो है जर्मनी का सामना शायद कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या हमको जो है और ज्यादा लोगों के सपोर्ट की आवश्यकता है, ताकि हम अपना जीत को सुनिश्चित कर सके, हम अपने जीत को लेकर के आश्वस्त हो सके। अब ऐसी स्थिति में ब्रिटेन को सलाह दिया जाता है कि अरे भाई, आपके पास ना एक देश है जो खाली संसाधनों में ही जो है रिच नहीं है, जनसंख्या में भी जो है ना रिच है, धनी है। तो ऐसा करो कि इंडिया के लोगों को युद्ध में शामिल करवाने का काम करो। ध्यान रखना है आपको, यहां पर गांधी जी से संपर्क किया था जो है अंग्रेज लोग, और गांधी जी ना भारतीयों को सेना में शामिल भी करवाए थे, और इसीलिए गांधी जी को जो है ना भर्ती करने वाले सार्जेंट के नाम से भी जाना जाता है, ये याद रखोगे। लेकिन हालांकि अभी हम ना वो चीज चर्चा नहीं करने वाले, हम जो मेन थीम आपको जो है पहुंचाना चाहते हैं जहां पर, वहां पे पहुंचिएगा कि हिंदू लोग या क्रिश्चियन लोग या दूसरे लोग अगर ब्रिटेन को मदद करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन अगर मुसलमान लोग ब्रिटेन का मदद करते हैं तो एक दुविधा थी। दुविधा ये थी कि अगर वो ब्रिटेन का मदद कर रहा है तो ना चाहते हुए भी अपने धार्मिक प्रधान के विरुद्ध लड़ रहा है। मतलब ये जो तुर्की है ये खलीफा का क्षेत्र होता था, ठीक है, और जो खलीफा है वो मुसलमानों का धार्मिक गुरु माना जाता था। अब अगर ये खलीफा धार्मिक गुरु माना जा रहा है मुसलमानों का, तो ऐसी स्थिति में अगर मुसलमान ब्रिटेन के तरफ से लड़ते हैं, यानी वो एक प्रकार से खलीफा यानी तुर्की के विरुद्ध में लड़ रहे हैं। ये दुविधा की स्थिति थी मुसलमानों के साथ। तो मुसलमानों ने एक समझौता किया, मुसलमानों ने एक शर्त रखी जो है,
अंग्रेजों के समक्ष कि भैया हम आपका मदद करेंगे, मदद करने में हमको कोई गुरेज नहीं है। लेकिन एक बात आपको जो है ना श्योर करना पड़ेगा कि भाई अगर कल जाकर के आप जीत जाते हो तो किसी भी हालत में मेरे धार्मिक खलीफा के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। ध्यान रखना है। अंग्रेज बोला कि भैया एक भी जरा ठेस नहीं पहुंचेगा, उसके सम्मान को ध्यान में रखा जाएगा। हम लोग इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो है ना इनको किसी भी प्रकार को या किसी भी प्रकार से जो है ना दुख ना होने पाए, इनको कोई तकलीफ ना होने पाए, ये चीज हम जो है विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। मुसलमान लोग जो है श्योर हो गया कि अब भाई अंग्रेज लोग बोल दिया है तो भाई वो खलीफा का अपमान तो नहीं करेंगे। अब क्या हुआ कि लड़ाई जो है ना समाप्त हो गई 1918 ईस्वी में, और इस लड़ाई में मित्र राष्ट्र लोग जीत गए। और जब मित्र राष्ट्र लोग जीत गए, एक कहावत है बाबू, ध्यान रखना है, दुख समाप्त तो सारा जो दिमाग में चल रहा था दर्द या पीड़ा वो सब समाप्त। मतलब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना जिस जब वो तकलीफ में हो तो आपके साथ उसका बिहेवियर क्या है, आप थोड़ा मदद कर देना, आप भगवान बन जाओगे उसके लिए। और वही आदमी ठीक हो जाए, उस पीड़ा से निकल जाए, तो आप उसके लिए किए क्या हो ये सवाल भी पूछ सकता है कि किए क्या हो तुम मेरे लिए। अरे तुम नहीं तो कोई और मदद कर देता। लेकिन जिस समय वो पीड़ा में था ना, वो गिड़गिड़ाहट वाली स्थिति में था। खराब बड़ा परिस्थिति है बाबू, मानव ये नेचर होता है। ब्रिटेन भी इसी स्थिति में था। ब्रिटेन मुसलमानों का सहयोग पाने के लिए कह तो दिया था कि हम खलीफा के साथ अपमान नहीं करेंगे या अपमान वाला पहलू कोई जो है स्थापित नहीं करेंगे, लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया, अब वो जीत की अवस्था में है, तो अब उसको जो है डर नहीं है किसी भी चीज का। अब वो भूल गया कि हम क्या वादा किए थे। और 1919 ईस्वी में वर्साई की संधि बुलाई जाने वाली थी, और ये सबको खबर हो रही थी कि भैया वर्साई की संधि में खलीफा का भी अपमान होगा, खलीफा के भी क्षेत्रों के ऊपर बातचीत होगी, उसको भी छीनने वनने का प्लान कर रहा है ये जो विजेता लोग है यानी मित्र राष्ट्र लोग है। और जब ये सूचना मिली भारतीय मुसलमानों को, तो भारतीय मुसलमान एकबद्ध होने लगे, एकजुट होने लगे कि भैया यही ब्रिटेन हमसे वादा किया था कि मेरे खलीफा का अपमान नहीं करेगा, और अब ये अपमान की स्थिति में आ गया। तो अपने खलीफा की स्थिति को बचाने के लिए या अपने खलीफा के सम्मान को बनाए रखने के लिए भारतीय मुसलमानों ने एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया, जिसको हम लोग खिलाफत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, कोई भी आपसे पूछेगा क्या बताएंगे आप कि खलीफा के सम्मान को बनाए रखने के लिए, खलीफा के सम्मान की रक्षा के लिए, खलीफा के सम्मान की वृद्धि के लिए खिलाफत आंदोलन चलाया गया। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये ध्यान रख लेना है। अब ध्यान रखना है आपको ये बात, खिलाफत आंदोलन स्टार्ट हो गया, अभी समझौता नहीं हुआ है बाबू। वो सेबरे की संधि होती है तुर्की के साथ, वो सब अभी हुआ नहीं है, लेकिन एक माहौल बना हुआ था, बस उस चीज को लेकर के अब आंदोलन चलना स्टार्ट हो गया है। भारत में ये खिलाफत आंदोलन के अगुआ बनकर के उभरे जो है अली बंधु। ये बात जो है ध्यान रखिएगा, कौन उभरे? अली बंधु। और अली बंधु में भी सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो है आप याद रखिएगा, मोहम्मद अली। ठीक है, मोहम्मद अली के नेतृत्व में 1919 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, एक कमेटी गठित की गई जिसको हम लोग कहते हैं खिलाफत कमेटी। क्या कह रहे हैं हम लोग? 1919 ईस्वी में लखनऊ में एक कमेटी गठित की गई जिसको हम लोग कह रहे हैं खिलाफत कमेटी। ठीक है, याद रखोगे आप लोग, ध्यान रखना है। मोहम्मद अली के नेतृत्व में हुआ। यहां पर जो है ना इस कमेटी से जुड़े हुए और व्यक्ति कौन थे? तो इनके जो है मोहम्मद अली के भाई शौकत अली, इसके अलावा
आगे जो है इसमें जुड़े मौलाना आजाद, हसरत मोसानी और हकीम अजमल खां जैसे लोग। फिर से जो है ध्यान रखना है, एक हम तो बोले आपको मोहम्मद अली, ठीक है, ये नाम याद रखना आप। एक जो है ना आपको हम बता रहे हैं शौकत अली, शौकत अली, ठीक है, ये नाम याद रखना। एक हम बोल रहे हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद, यानी मौलाना आजाद, आप ये ध्यान रखना। इसके अलावे हसरत मोसानी, ठीक, ये याद रखना नाम। एक नाम जो है आप रखना याद, हकीम अजमल खां। ये सब लोग जो है ना, ये क्या है, ये खिलाफत कमेटी से जुड़े और इन लोगों के द्वारा एक आंदोलन को आगे बढ़ाया गया, जिसको हम बार बार कह रहे हैं खिलाफत आंदोलन। आंदोलन जो है ना आगे बढ़ गया। ध्यान रखना है कि मोहम्मद अली इस आंदोलन के चीजों से अवगत कराने के लिए या फिर ब्रिटेन की सरकार का रवैया या उनका पक्ष जानने के लिए ये लंदन भी गए और वहां पर खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा है भारत में, इसकी सूचना भी उनको दी और ये भी बताया कि भैया आप जो है हम लोगों से वादा किए थे कि किसी भी प्रकार से खलीफा का जो है अपमान नहीं किया जाएगा, तो हम लोग एक मेमोरेंडम आपको सौंपने आए हैं, एक जो है ना ज्ञापन आपको सौंपने आए हैं कि आप ऐसा ना करें और अपने शर्तों पर खरे उतरें, यानी हमारे साथ दगाबाजी ना करें आप, और हमारे खलीफा का सम्मान भी बना रहने दें, और इससे ज्यादा हम कुछ भी आपसे आशा नहीं करते हैं, इतना कर दीजिए। लेकिन मोहम्मद अली जब लंदन से लौटे तो खाली हाथ लौटे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था बाबू। मतलब ब्रिटेन की सरकार इनकी बात को सिरे से नकार दी थी। वो बोल रही थी कि भैया ऐसा है कि समझौता हम तुमसे किए थे, लेकिन वहां पर जो वर्साई की संधि हो रही है इसमें सिर्फ हमारी जो है ना चलती नहीं है, दूसरे लोग भी हैं, दूसरे देश वाले लोग भी हैं जिन्होंने जो है इस बातों पर अपनी मुहर लगाने का काम किया है, यानी हम खलीफा के मामले में तुम्हारा किसी भी प्रकार से सहायता नहीं कर सकते हैं। ये बात ना बड़ा बुरा लगा मोहम्मद अली को, और वो जब लौटे तो बड़े जोर शोर से आंदोलन को जो है आगे बढ़ाया गया। अब ऐसी स्थिति में ध्यान रखिएगा कि खिलाफत कमेटी के जो लोग हैं, इन लोगों ने एक ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी का जो है या खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया। ये आयोजन आपका हो रहा है कब, तो याद रखिए सभी लोग, आयोजन हो रहा है आपका नवंबर 1919 ईस्वी में, ठीक है। और यहां पर निर्णय लिया गया कि भैया सब तो ठीक है, लेकिन आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो किसी ऐसे व्यक्ति का साथ चाहिए जो इस प्रकार की चीजों में दक्ष हो, और उनके साथ मिलकर के हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए, ताकि एक अलग प्रकार का प्रेशर, एक अलग प्रकार का दबाव सरकार के ऊपर बन सके। अब वो आदमी कौन है भाई जो इस प्रकार का काम कर सकता है? तब जो है ना लोगों ने सुझाया कि वन मैन आर्मी तभी एक ही है, गांधी जी, जुड़ जाइए उनके साथ, या फिर उन्हीं को जो है सारा जो है जिम्मा दे दीजिए, अध्यक्षता जो है उनको दे दीजिए। अब ध्यान रखना है कि जून 1920 ईस्वी में इलाहाबाद में खिलाफत कमेटी का जो है आपका एक सम्मेलन हुआ, और यहां पर ध्यान रखिएगा गांधी जी को सारी जिम्मेवारी सौंप दी गई। बोला गया कि भैया आप जैसा बोलोगे हम करेंगे, जैसे बोलोगे हम करेंगे, बस हम लोगों को क्या चाहिए कि हमारे खलीफा का सम्मान बना रहना चाहिए और चीजें जो है ना मजबूती से आगे बढ़नी चाहिए। दूसरा बात, कुछ मुसलमान जो है अब भारत की आजादी की बात भी करने लगे थे कि संभवतः अगर हमारा देश आजाद होता तो हमारी सरकार हमारी बातों को मजबूती से जो है ना विश्व वैश्विक पटल पे रखती, विश्व के देशों को मजबूर करती ये मानने के लिए कि हमारे देश के लोगों की भावनाएं आहत ना हो। आप ये बात को मान लो, कुछ मुसलमान इस तरीके का बात करने लगे थे। मतलब अब उनमें आजादी का भावना जो है वो दिख रहा था कि भारत आजाद होता तो एक अलग माहौल बनता। गांधी जी पूरे परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उनको जो है क्या दिख रहा था, सो आप समझना कि भाई रॉलेट एक्ट जो हुआ है, ठीक है, इसके वजह से जो हम आंदोलन चलाए थे रॉलेट सत्याग्रह, यार यहां पर हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड,
इस हत्याकांड की वजह से सिख लोग नाराज चल रहे हैं, गांधी जी महसूस कर रहे हैं। दूसरी बात, ये जो आपका प्रथम विश्व युद्ध का दौर चल रहा है, तो आप हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि जब भी युद्ध चलेगा ना बाबू, महंगाई बढ़ेगी हमेशा। ये बात सब लोग ध्यान में रखोगे, कहीं पे भी युद्ध चलेगा, जिस भी देश में युद्ध चलेगा, जो भी देश युद्ध में जो है ना संलिप्त होगा, वहां पर महंगाई बढ़ेगी। ये युद्ध का अपना ही एक कहानी होता है, इसको आप मान लोगे। अब चूंकि हम लोग गुलाम थे ब्रिटेन के, और ब्रिटेन प्रथम विश्व युद्ध में शामिल है, जाहिर सी बात है भारत में भी महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई से हर एक वर्ग त्रस्त था, यानी हिंदू वर्ग ही मान लेते एग्जांपल के तौर पे। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड से सिख वर्ग पूरा तरीके से नाराज था। दूसरी तरफ ये युद्धों की वजह से जो है ना, जो महंगाई की एक माहौल बनी हुई थी, एक महंगाई की स्थिति बनी हुई थी, उसकी वजह से जो है आप महसूस करेंगे कि भारत का लगभग हर खेमा नाराज चल रहा था। और ऐसे ही स्थिति में अब एक जो है आंदोलन चल गया, खिलाफत आंदोलन, और मुसलमान वर्ग भी नाराज चल रहा है। यानी लगभग भारत का सभी वर्ग ब्रिटिश सरकार से अर्थात अंग्रेजों से नाराज चल रहा है। गांधी जी इस बात को महसूस किए कि एक अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है कि हम इसको एक बड़े आंदोलन में तब्दील कर दें। और इसी बात को ध्यान में रख करके आप जो है ध्यान रखिएगा, गांधी जी ने एक आंदोलन की घोषणा कर दी 1 अगस्त 1920 को, और वो आंदोलन कहलाया असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक, यानी खिलाफत आंदोलन के मुद्दे को गांधी जी किस में मिला दिए? असहयोग आंदोलन में। और जब हम लोग असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो चीजों को समझिएगा। पहला सवाल कि भैया ये कब प्रारंभ हुआ? तो 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ। ठीक, हम यहां पर लिख रहे हैं असहयोग आंदोलन। ठीक ना, याद रखेंगे सब लोग, असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन कब से कब चला भैया? तो याद रखना 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ, और ये जो है ना 12 फरवरी 1922 को ये समाप्त हो जाएगा। सब लोग जो है ना इस बात को ध्यान रखोगे। अब यहां पे समझना है कि जिस दिन यह आंदोलन स्टार्ट हुआ, उस दिन एक बुरी खबर जो है ना सुनने में आई या दिखाई दी। और वो बुरी खबर क्या थी भाई? बाल गंगाधर तिलक जो है ना, उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, याद रखेंगे, बाल गंगाधर तिलक की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ये पहला जो है खबर, दुख वाला जो है घटना घटित हुआ उसी दिन जिस दिन ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब एक बात को सब लोग जो है अच्छे से दिमाग में रखोगे कि कांग्रेस में कोई भी काम होता था ना, उसके लिए कांग्रेस की सहमति आवश्यक थी। अब गांधी जी घोषणा तो कर दिए कि भैया असहयोग आंदोलन प्रारंभ, लेकिन ये असहयोग आंदोलन चलेगा कि नहीं चलेगा, ये निर्भर करता था कांग्रेस के बैठक पर, कि कांग्रेसी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, वो इसको सही मान रहे हैं या गलत मान रहे हैं। और नॉर्मली ये बात सब लोग ध्यान रखोगे कि कांग्रेस का जो बैठक है साल में एक बार होता था, और ये बैठक होता था 29, 30 और 31 दिसंबर को। इसको हम लोग वार्षिक अधिवेशन कहा करते थे। और वार्षिक अधिवेशन अगर जो है दिसंबर में होने वाला है, और ये आंदोलन अब अगस्त में ही स्टार्ट हो गया है, तो क्या ये आंदोलन जो है 4-5 महीने ये ऐसे ही चल जाएगा, या फिर इसकी जो है इस आंदोलन की अनुमति के लिए या इस आंदोलन के अनुमोदन के लिए कुछ विशेष प्रकार का कहानी होगा? ये बात ध्यान रखने योग्य है कि यहां पर निर्णय लिया गया कि कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें तत्काल एक निर्णय हो, ठीक है, कि हाँ क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, और बाकी जो चीजें हैं वो वार्षिक अधिवेशन में होगा। और ध्यान रखना है, असहयोग आंदोलन के अनुमोदन के लिए एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस का आयोजित किया गया।
और ये विशेष अधिवेशन कहाँ स्थापित हुआ, तो ध्यान रखना है कलकत्ता में। ठीक है, विशेष अधिवेशन कांग्रेस का कहां पर हुआ 1920 में, कलकत्ता में। समय क्या था भाई, तो याद रखना है सितंबर 1920, कलकत्ता में सितंबर 1920 ईस्वी में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। सिंपल बात है। अध्यक्ष कौन थे भाई, अध्यक्षता किसने की, तो याद रखोगे आप लोग, लाला लाजपत राय। ये जो है ना अध्यक्ष बने। ठीक, अब यहां पर देख ध्यान रखने वाला बात यह है कि भैया असहयोग का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया, तो याद रखेंगे यहां पर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। ये बताए कि भैया हम असहयोग आंदोलन चलाना चाहते हैं और आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का विरोध भी कुछ लोगों ने किया। असहयोग आंदोलन का विरोध किन्होंने किया भाई, तो ये बात ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात, एक जो है ना महिला जिनका नाम है एनी बेसेंट। ठीक है, इसके अलावे मदन मोहन मालवीय, इसके अलावे सी आर दास, ठीक है, चितरंजन दास, इसके अलावे लाला लाजपत राय, ठीक है, एनी बेसेंट, मदन मोहन मालवीय, सी आर दास और जो है लाला लाजपत राय, ये सब लोगों ने आंदोलन का विरोध किया। बोला कि भैया अभी राइट टाइम नहीं है आंदोलन चलाने का। गांधी जी बोले इससे अच्छा शुभ अवसर नहीं आ सकता है, क्योंकि अभी भारत का हर एक वर्ग अंग्रेजों के खिलाफ नाराज है और अभी वो किसी भी मुद्दे पर जो है ना सिर्फ अपने गुस्से के हिसाब से सोचेंगे और इस गुस्से का हम लोगों को इस्तेमाल कर लेना चाहिए देश की आजादी के लिए। ठीक, अधिकांश लोग गांधी जी की बातों पर भरोसा किए। इसका दो पक्ष है, इसलिए मतलब ये जो दो पक्ष है उसमें पहला पक्ष ये है कि पहला बात, गांधी जी जब से भारतीय राजनीति में प्रवेश किए हैं हर जगह उनके द्वारा जो निर्णय लिया गया वो सटीक बैठ रहा था, बहुत जो है ना एकदम फिट बैठ रहा था और हर जगह ये सफल हो रहे थे। तो कुछ लोगों को अगाध भरोसा था गांधी जी पर कि गांधी जी जो काम कर रहे हैं वो किसी स्तर पे गलत नहीं है और इनका समर्थन हमको करना चाहिए। एक बात। दूसरा पक्ष जो है ना ये था कि गांधी जी ये समझ रहे थे कि अगर इस गुस्से का इस्तेमाल अभी नहीं किया गया तो संभवतः ये गुस्सा अगर किसी दूसरे रूप को इख्तियार कर लिया तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा और फिर सारा करा कराया जो है ना समाप्त हो जाएगा। तो ये दो चीजों को ध्यान में रखते हुए गांधी जी असहयोग आंदोलन को लेकर के प्रतिबद्ध थे और अपनी उन्होंने जो है प्रतिबद्धता जाहिर भी की और विरोध के बावजूद भी असहयोग को आगे बढ़ाने के बारे में जो है उन्होंने अपनी संकल्पित विचार को कांग्रेस के सामने रख दिया। बहुत बढ़िया बात है। अब सवाल यह था कि क्या लाला लाजपत राय, सी आर दास या मदन मोहन मालवीय जैसे लोग, क्या इनके अंदर से राष्ट्रवाद समाप्त हो गया था? क्या ये लोग जो है कुछ दूसरा सोच रहे थे आजादी से अलग? तो ध्यान रखना है, आजादी से अलग ये लोग नहीं सोच रहे थे, ये लोग अभी भी राष्ट्रवादी थे बाबू। राष्ट्रवाद की भावना अभी भी कूट कूट करके इनके दिलों और दिमाग में भरी हुई थी। लेकिन याद रखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ये बात कि ये लोग ये चाह रहे थे कि भैया 1920 ईस्वी में अब कुछ दिन बाद ना चुनाव होने वाला है और उन चुनावों में हम भाग लें और वहां जा करके यानी चुनाव जीत करके हम असेंबली में जब प्रवेश करें तो वहां पर अंग्रेजों को इतना परेशान करे, इतना बाधित करे कि वो लोग हमारी मांगों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। ये सोच रहे थे मदन मोहन मालवीय, सी आर दास, लाला लाजपत राय जैसे लोग। लेकिन गांधी जी चुनाव में भाग लेने के पक्षधर नहीं थे।
ये नहीं चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति अभी चुनाव में भाग ले। खैर, बाकी वो ये भी कहे कि आपकी मर्जी, लेकिन हम चाहते कि आप चुनाव में ना भाग लें और भारत ये जो अनमोल अवसर जो है प्राप्त हुआ उसको, वो जो है ना भारत इसको जो है ना लेकर के आगे बढ़ जाए। तमाम विरोधों के बावजूद गांधी जी के साथ ज्यादा जो है लोग जुड़े और उन्होंने सर्वसम्मति से ये बात को पारित किया कि भैया असहयोग आंदोलन आगे चलते रहना चाहिए। और रहा बात इसका जो है ना आखिरी अनुमोदन वो होगा नागपुर अधिवेशन 1920 में, जो वार्षिक अधिवेशन होगा। यानी तब तक आप आंदोलन को जारी रख सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है आंदोलन जो है आगे बढ़ गया। ये जो विशेष अधिवेशन हुआ और यहां से जब कहानी आगे बढ़ी और फिर जो है पहुंचा वार्षिक अधिवेशन में मामला। ठीक है, इधर वाला हम मिटा रहे हैं। अब आपको एक बात याद रखना पड़ेगा। ठीक है, दिसंबर पहुंचते पहुंचते तक वो चुनाव का जो माहौल था वो समाप्त हो चुका था और अब वार्षिक अधिवेशन जो है उसका समय आ गया। वार्षिक अधिवेशन कहाँ हो रहा है भैया? ठीक है, ये बात सब लोग जो है ध्यान रखोगे आप लोग। वार्षिक अधिवेशन हो रहा है आपका, ये ध्यान रखना है, नागपुर में। कब? तो 1920 ईस्वी के दिसंबर माह में। ठीक है, अगर आप बात करोगे अध्यक्ष के बारे में तो अध्यक्ष कौन है यहां पर? तो याद रखोगे आप, वी राघवाचारी। ठीक है, राघवाचारी। कहीं कहीं बाबू ये ध्यान रखना है, इसको राघव चेरियार भी लिखता है, राघव चेरियार भी लिख देगा तो घबराना नहीं है। ठीक है, जो लिख दे, वीर राघवाचारी लिख दे या राघव चेरियार लिख दे, जो भी लिख दे, ये ध्यान रखना है कांग्रेस के जो है ये अध्यक्ष बन गए। बहुत बढ़िया बात है भाई, कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। अब सवाल था असहयोग का प्रस्ताव यहां पर किसने पास किया, ये प्रस्तुत किया? तो यहां पे ध्यान रखना है, असहयोग का प्रस्ताव CR दास जो है ना प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़ा गौर करिएगा आप लोग। CR दास ये वही व्यक्ति हैं जो यहाँ पर विरोध कर रहे थे विशेष अधिवेशन के समय में, और इस अधिवेशन के समय में ये क्या कर रहे हैं? समर्थन कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर? ठीक है, यानी वार्षिक अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाने की सहमति मिल गई। बोला गया कि भैया आप ना इस चीज को लगातार आगे बढ़ाओ। ठीक है, दूसरा बात, यहां पे जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया उसमें बोला गया कि सारी जिम्मेवारी जो है गांधी जी को दी जाती है। गांधी जी को जैसे मन है, उनको जो अच्छा लगता है आंदोलन को आगे बढ़ाए और उनके इशारों पर हम लोग सब लोग काम करेंगे और जैसी भी बातें होंगी उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया बात है भाई, यानी सारी जिम्मेवारी किसको दे दी गई? गांधी जी को दे दी गई। जब गांधी जी को दे दी गई तो गांधी जी जो है यहाँ पर दो प्रकार के चीजों का जो है घोषणा किए। ठीक, पहला बात वो बोले कि हम जो है चाहते हैं कि कांग्रेस नामक संगठन में कुछ बदलाव हो। ठीक है, यानी ये ध्यान रखना है कि ये नागपुर अधिवेशन संगठन में बदलाव के लिए भी जाना जाता है। किस संगठन में? तो कांग्रेस में। ठीक है, यहां पर क्या बदलाव आया बाबू? ये पहला जो है ना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको सब लोग याद रखोगे। संगठन में बदलाव लाया गया, क्या लाया गया? पहला जो है बदलाव समझो, यहां पर बोला गया कि भैया 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी बननी चाहिए। ठीक है, CWC का निर्माण होना चाहिए और ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी सभी प्रकार के निर्णयों को लेगी और इनकी बातों को नीचे जो है ना इसके सदस्य लोग जो है पहुंचाने का काम करेंगे। यानी 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी का निर्माण किया जाएगा। कोई दिक्कत किसी व्यक्ति को? ध्यान रखना है। ठीक, दूसरा यहां पर बोला गया कि भाई 350 सदस्यों की एक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी होगी। मतलब
15 लोग मिलकर के निर्णय लेंगे और उसके बाद उस निर्णय को जो है ना वो किसको सौंप दिया जाएगा, इन 350 लोगों को, यानी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को। और इसमें सभी स्तर के या सभी क्षेत्र के जो है ना प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। ठीक है। और इसके बाद क्या करना है कि प्रांतीय और जो है उससे नीचे स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कमेटियों का गठन किया जाना है। ध्यान रखना है, क्या करना है भाई, प्रांतीय स्तर पर और स्थानीय स्तर पर कांग्रेस कमेटी का गठन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। संगठन में ये तीसरा बदलाव था। ठीक, याद रखेंगे, प्रांतीय स्तर से लेकर के स्थानीय स्तर तक कांग्रेस कमेटी का गठन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो, दिल्ली में मान लो अभी जो है ना सेंटर काम कर रहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी काम करेगी। वहां जो है ना कोर मेंबर लोग जो है ना निर्णय लिए और वो अपने निर्णय को बता दिए 150 लोगों के इस संस्था को, और इसमें अलग अलग प्रांतों के लोग हैं। अब ये लोग जाएंगे अपने अपने प्रांतों में और अपना जो प्रांतों का जो कांग्रेस है वहां जाकर के ये बता देंगे कोर कमेटी में डिसीजन लिया गया है, भैया ये गांव तक पहुंच जाना चाहिए। प्रांतीय कमेटी जो है वो क्या कर देगी, वो उसको जो है सभी डिस्ट्रिक्ट के कमेटी के पास ये न्यूज पहुंचा देगी। डिस्ट्रिक्ट का कमेटी उसको ब्लॉक की कमेटी के पास पहुंचा देगा, ब्लॉक का कमेटी उसको पंचायत की कमेटी के पास पहुंचा देगा, और पंचायत का कमेटी उस निर्णय को गांव गांव तक पहुंचा देगा। और एक झटके में कांग्रेस का निर्णय केंद्र से लेकर के गांव तक पहुंच जाएगा। और ऐसी स्थिति में कांग्रेस गांव तक पहुंचने का अपना एक प्लान बनाया। और इस तरीके से जब गांव हर बिंदु पर जो है ना आपसे जुड़ता चला जाएगा तो जाहिर सी बात है आंदोलन सशक्त और मजबूत होने की अवस्था में आ जाएगा। तो याद रखिएगा कि पहला ये जो वार्षिक अधिवेशन है वो संगठन में बदलाव के लिए भी चर्चा में रहा और उसमें इस प्रकार की एक स्थिति उभर करके सामने आई। अब यहां पर एक बात को समझोगे आप लोग थोड़ा सा। ठीक है, यहां पर जो बोला गया कि प्रांतीय स्तर पे जो कांग्रेस कमेटी का गठन होगा उसका आधार ना भाषाई होगा। ठीक है, मतलब एक जैसा भाषा बोलने वाले लोग, ठीक है, उस प्रकार के जो है ना भाषा आधारित जो है कांग्रेस कमेटी का गठन करेंगे प्रांत में। मतलब अगर तमिलनाडु में हो रहा है तो तमिलनाडु यानी तमिल भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी वहां गठित होगी। अगर आंध्रा में हो रहा है तो तेलुगु भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी, झारखंड में हो रहा है तो यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार का, अगर रांची है तो यहाँ पे जो है हिंदी आधारित होगा, अगर हो बेल्ट है तो वहां पे हो भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन हो रहा है। मतलब इस तरीके से जो उस क्षेत्र का उस प्रांत का लोकल भाषा है उसके आधार पर प्रांतीय कमेटियों का गठन किया जाना था। इस बात को लेकर के जो है बोला गया। ठीक है, लेकिन यहां पर यह भी बोला गया कि हाँ प्रांतीय स्तर पे आप भाषाई स्तर पे गठित हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखें संपर्क के लिए, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर तक ना रिपोर्ट करना है तो संपर्क के लिए आप संभव अगर हो तो हिंदी भाषा का ही प्रयोग करें। ठीक है, यानी नीचे से लेकर के ऊपर तक अगर जो है न्यूज पहुंचाना है तो उसका माध्यम हिंदी होगा तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा में ही वो क्षमता है जो पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांध सकती है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए बोला गया कि भैया संपर्क की भाषा हिंदी होनी चाहिए। लेकिन अपने क्षेत्र में आप जो है तेलुगु, तमिल, झारखंडी अपना अपना भाषा के आधार पर ये करिए, लेकिन जब तमिल और एक कांग्रेस झारखंडी या तेलुगु या पंजाबी वाले लोग अगर एक दूसरे से मिले तो वो लोग हिंदी में बात करें, ये जो है ना डिमांड था गांधी जी का। ठीक है, इसके अलावे बोला गया कि जो भी व्यक्ति कांग्रेस में शामिल होगा उसको 25 पैसा यानी 4 आना रुपया जो है सदस्यता शुल्क देना पड़ेगा, और 4 आना करते हुए सब लोग जो है ना इसमें जुड़ेंगे। और याद रखेंगे संगठन के स्तर पे इतना सारा बदलाव किया गया।
कब किया गया भाई? तो वार्षिक अधिवेशन जो है ना 1920 नागपुर में जो हुआ, अध्यक्ष वीर राघवाचारी। और ये बदलाव आपको हम बता दें, ये बदलाव के लिए भैया बाल गंगाधर तिलक कब से परेशान थे, लेकिन उनकी बातों को सिरे से नकार दिया गया था। अब उन्हीं की बातों को ये इम्प्लीमेंट किए और इनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। तो ये समय का जो है अपना ही तकाजा होता है बाबू। ठीक है, जब आप मिडेवल पढ़ोगे तो महसूस करोगे कि जिन बिंदुओं को अपना करके अलाउद्दीन खिलजी महान हो गया, और उन्हीं बिंदुओं में जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक पागल हो गया। ठीक है, तो ये तकाजा होता है, समय का बात होता है। जो गांधी परिवार पहले या नेहरू परिवार जो है ना हीरो की तरह नजर आता था, वही गांधी परिवार अभी पप्पुओं का जो है ना राजकुमार या पप्पुओं का जो है ना खानदान नजर आ रहा है। ये बात आप समझोगे, समय का तकाजा है। और आज जो सिरमौर बने पड़े हैं, कल हो सकता है ये भी जो है अलग परिस्थिति में आ जाए। समय का तकाजा होता है सब चीज। तो याद रखोगे कि बाल गंगाधर तिलक साहब जो है ना इस चीज का बात पहले कर चुके थे, लेकिन कांग्रेस उस समय इसके लिए तैयार नहीं थी, तो इनकी बातों को सिरे से खारिज कर दी थी। लेकिन 1920 में गांधी जी यही बात को कर रहे हैं, इनकी बातों को स्वीकार कर लिया गया। ये याद रखना है, यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। याद रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव, ठीक है, दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि भाई यहां पर चीजें क्या हो रही थी। ठीक है, सब लोग जो है ध्यान रखोगे, यहां पर असहयोग आंदोलन के लिए ना कार्यक्रम सेट किया गया। ठीक है, कार्यक्रम निर्धारित किया गया। और ये कार्यक्रम जो निर्धारित किया गया, ये दो स्तर का कार्यक्रम था बाबू। एक जो है आपका रचनात्मक कार्यक्रम है, ठीक है, और एक जो है आपका विध्वंसात्मक कार्यक्रम है। ठीक, सब लोग जो है ध्यान रखोगे। रचनात्मक कार्यक्रमों में क्या क्या रखा गया भाई? जैसे पहला बिंदु याद रखोगे, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना। ठीक है, दूसरा बात बोला गया पंचायतों के माध्यम से, पंचायतों के माध्यम से विवादों का निपटारा। ये जो है ध्यान रखना है आपको। तीसरा जो बिंदु है वो बोला गया बहिष्कार, सॉरी बहिष्कार नहीं, ये क्या कहते हैं, स्वदेशी को बढ़ावा देना। क्या है? स्वदेशी को अपनाना। यहां पे ध्यान रखना है। अगला जो है बात वो बोला गया कि भैया छुआछूत जो है इसको समाप्त करना, और साथ ही साथ ना हिंदू मुसलमान एकता को बल देना। ठीक, ये बात ध्यान रखोगे। राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा देना, पंचायतों के माध्यम से विवादों का निपटारा करना, स्वदेशी जो है तथ्यों को मजबूत बनाना, छुआछूत को कमजोर बनाना, और हिंदू मुस्लिम एकता को बल देना। इस प्रकार के विचारों को मजबूती से अपनाया गया रचनात्मक कार्यक्रम के अंतर्गत। और लास्ट वन बोला गया कि चरखे को मजबूत करना। चरखे को मजबूत करना या बांटना, मतलब कि स्वदेशी खादी जो है कपड़े हैं उनको जो है ना अधिक से अधिक प्रयोग में लाना। इस बात को जो है रचनात्मक कार्यक्रमों में रखा गया। ये दूसरा पहलू है ना। पहला पहलू आपको हम बताए थे, संगठन में बदलाव के लिए ये वार्षिक अधिवेशन जाना जाएगा, और दूसरा ये पहली दफा एक कार्यक्रम निर्धारित हो रहा है कांग्रेस के द्वारा कि ऐसा ऐसा करेंगे तो क्या हमारे सामने रिजल्ट होगा। ठीक है, जब विध्वंसात्मक पहलू की बात करें तो ध्यान रखना है, बोला गया स्कूल का बहिष्कार करें, सरकारी स्कूल का बहिष्कार करिए, स्कूल मत जाइए। सरकारी अदालतों का बहिष्कार करिए, ठीक है, वहां पर मत जाइए। कॉलेजों का बहिष्कार कीजिए, कॉलेजों का क्या करना है आपको? बहिष्कार करना है। खुल्लम खुल्ला जो है ना इस स्कूल में हम नहीं जाएंगे, ये बात बताना है। इसके अलावे विदेशी वस्तुओं का जो है ना बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का क्या करना है? बहिष्कार करना है। ये बात जो है इसमें बोला गया। इसके अलावे बोला गया कि भाई जो विदेशी वस्तु या कपड़े होंगे उनका हम लोग जो है क्या करेंगे? होली जलाएंगे। ये ध्यान रखना है। ये रविन्द्रनाथ टैगोर इस मुद्दे पर बोलेंगे
कि कपड़ा जलाना जो है ना संसाधनों की निष्ठुर बर्बादी है। तो प्रत्युत्तर में गांधी जी बोलेंगे कि भैया हमको पता है कि ये संसाधनों का, वस्त्रों का ये निष्ठुर बर्बादी है, लेकिन अंग्रेजों के साथ यही सर्वोत्तम व्यवहार है। ठीक है, क्योंकि दूसरी भाषा अंग्रेज समझेंगे नहीं। और ये दोनों लाइन जो है ना, जो हम आपको बताए कि रविन्द्रनाथ टैगोर बोल रहे हैं कपड़ों का ये निष्ठुर बर्बादी है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भैया अंग्रेजों के साथ यही निष्ठुर बर्बादी ही सर्वोत्तम व्यवहार है, ये गांधी जी का कथन है। और ये दोनों सवाल पूछा गया है, आप क्वेश्चन बैंक जो है ना बनाओगे तो आप महसूस करोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इस तरीके का जो है बहिष्कार का कहानी। और फाइनली लास्ट वन कि भैया किसी भी प्रकार का कर ना देना। अगर वो मारते हैं तो मार खाइए, पीटते हैं तो पिटा जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टैक्स किसी हालत में नहीं देना है। गांधी जी का कहना था कि ये अंग्रेज जो है वो एक व्यापारिक दृष्टिकोण वाले लोग हैं, और इनको जब इनको अपने व्यापार में नुकसान दिखाई देने लगेगा, हानि दिखाई देने लगेगा, इनको उतना लाभकारी जो है ना भारत नहीं दिखाई देगा, तो ये स्वतः भारत को छोड़ करके जो है ना ब्रिटेन चले जाएंगे। और इसीलिए हम लोगों को विध्वंसात्मक कार्यक्रमों और रचनात्मक कार्यक्रमों पर जो है ना जोर देना होगा। मतलब एक तरफ अपने स्वाभिमान को बढ़ाना होगा, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाना होगा, और दूसरे तरफ अंग्रेजों को एहसास दिलाना होगा कि अब आपके दिन यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और इस तरीके से गांधी जी ने इन कार्यक्रमों को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब ध्यान रखना है, हम लोग अभी ये बात किए कि असहयोग आंदोलन कैसे प्रारंभ हुआ, वहां पर किस प्रकार की बातें शुरुआत में हुई, बाकी जो घटनाक्रम या दूसरे जो चीजें हैं उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है, थोड़ा बारिश हो रहा है और हम भीग गए हैं, थोड़ा हमको ठंडा लग रहा है, इसलिए हम जो है ना, ठीक है, हम मिलते हैं फिर कल 6:30 बजे कल जो है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।